हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम इन एमसीक्यूज के जरिए पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन वही रहेगा कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। सही हो गया तो अच्छा बात है, 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर गलत हो गया तो आपने क्या गलती किया उसको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आपने ये चीज़ नया सीखा है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो देख के आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे कि ये चीज़ आप सीख रहे हैं, वो आगे चलकर आपको रिवाइज करने में हेल्प देगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आप टोटल में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन से लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिफ्लेक्ट्स कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। कौन सा डेवलपमेंट गोल कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए नेगेटिव इंपैक्ट देगा, वो बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन वाइज जाते हैं। अ रूरल वुमन वांटिंग एजुकेशन एंड हर ब्रदर वांटिंग फ्रीडम। वुमन को एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और उसके भाई को फ्रीडम चाहिए, तो दोनों ही गोल पूरा हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है ये। इंडस्ट्रियलिस्ट वांटिंग मोर डैम्स, इनको डैम्स चाहिए, और ट्राइबल्स फियरिंग डिस्प्लेसमेंट, इनको डर है कि डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। तो हाँ, यहाँ पे इनके लिए इनका जो डेवलपमेंट गोल है डैम्स बनाना, ये दूसरे के लिए नेगेटिव इंपैक्ट खड़ा करेगा ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट गोल क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 2 को आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द पर्सन विद देयर डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के पर्सन है और इनका यहाँ पे गोल दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा सही गोल है, करेक्ट करेक्ट है वो बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। ऑप्शन वाइज जाते हैं। पहले है आदिवासी। आदिवासी लोग का क्या हाई क्रॉप प्राइसेस और चीप लेबर चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आदिवासी लोग ऐसे ही गरीब है, तो इनको चाहिए कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राशन का दुकान हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहे। ठीक है, वो सब इनका गोल होता है, तो ये तो नहीं होगा, हमें करेक्ट मैच ढूंढना है। रिच फार्मर का गोल क्या है, स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। तो इनका नहीं, रिच फार्मर का गोल होता है कि उनका जो उनको सस्ते में लेबर मिल जाए और हाई क्रॉप प्राइस मिले, ये इनका डेवलपमेंट गोल होता है रिच फार्मर का। अर्बन यूथ का हायर एजुकेशन एंड अ सेल्फ ओन हाउस। हाँ, ये करेक्ट है कि एक यूथ को क्या चाहिए, हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इतना पैसा वो कमा पाए कि उसका भी खुद का घर हो, ये सबका सपना होता है, तो ये डेवलपमेंट गोल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 3, व्हाई डू वी से इनकम इज नॉट द ओनली गोल ऑफ डेवलपमेंट। बताइए, डेवलपमेंट का इकलौता गोल इनकम नहीं है, डेवलपमेंट में और भी चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज डिफरेंट पीपल वैल्यू थिंग्स लाइक इक्वालिटी, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ये होगा राइट आंसर। सिर्फ सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा के साथ साथ सबको इक्वालिटी चाहिए जहाँ पे वो काम करते हैं, एजुकेशन जहाँ पे वो काम करते हैं कुछ वो सीख भी पाए, खुद ग्रो कर पाए। ठीक है, और सिक्योरिटी मतलब काम परमानेंट हो, ऐसा नहीं कि कल काम छीन जाए, तो ये सब चीज़ भी चाहिए। इनकम के अलावा ये सब चीज़ भी चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं इनकम इज नॉट द ओनली गोल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन को हम इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको यही आंसर देना पड़ेगा, इसको याद भी कर लीजिए, ये लिखने के लिए भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, what Jawaharlal Nehru thought of as temples of independent India, that is dams, have already displaced 11 million Indians. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टेम्पल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स क्या है, और जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से वो है डैम्स। इतना वो डैम्स को अच्छा मानते थे, लेकिन इन डैम्स का वजह से 11 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं, मतलब इनको अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स का। डैम्स में किसी का भला होगा तो किसी का नुकसान भी होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? अभी इसके बारे में एक और क्वेश्चन पहले भी पूछे थे। नंबर 5, ये आंसर कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका कॉमन सेंस ये चेक करेगा। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। लिखा है कि लुक एट द इमेज। इमेज देखिए ध्यान से, इधर एक तरफ बिल्डिंग है और नीचे में आपको छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी दिख रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन दिस रीजन। तो इस रीजन को अगर डेवलप करना है तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा बुराई क्या दिख रहा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है कि नहीं। तो रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटी, जो इनकम इनइक्वालिटी है वही रिड्यूस करना मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। नंबर 6, व्हाई आर कंट्रीज विद हायर इनकम कंसीडर्ड मोर डेवलप्ड। अक्सर ये देखा जाता है कि कंट्रीज जिनका इनकम ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए हो या यूरोपियन कंट्री हो गए, तो उनको ज़्यादा हम डेवलप्ड मानते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बताइए क्या होगा, क्योंकि मोर इनकम मीन्स मोर एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज पीपल नीड। इनकम एक ऐसा जरिया है जिससे आप बाकी सब चीज़ जुटा सकते हैं। जितना ज़्यादा इनकम रहेगा उतना ज़्यादा आप गुड्स और सर्विस अवेल कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और इसका भी ये भी सेम लॉजिक है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बेसिक चीज़, ये भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप कुछ पढ़े ही नहीं है। व्हाट इज मींट बाय द टर्म पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये टर्म आए या फिर ये टर्म आए, आंसर सेम रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन, तो इट इज अ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इससे पता चल जाता है कि लगभग एक इंसान का इनकम क्या है, पर कैपिटा मतलब पर इनकम का इनकम, सॉरी पर पर्सन का इनकम कितना है वो पता चलता है इससे। चलिए नेक्स्ट, व्हाई माइट पर कैपिटा इनकम नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम देख के हम पूरा चीज़ नहीं पता लगा सकते किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम का एक बुराई है, वो क्या है कि ये नहीं बताता है कि हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं करता है। हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है, एक इंसान बहुत कम कमाता है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, तो वो पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी को छुपा लेता है। इसलिए पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, 2 कंट्रीज हैव सेम पर कैपिटा इनकम। उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए 2 कंट्री है,
दोनों का पर कैपिटा इनकम सेम है, ठीक है, बट पीपल इन वन कंट्री आर हैप्पियर, एक कंट्री के लोग ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा हेल्दी भी है, हैप्पी भी है और हेल्दी भी है, ठीक है, और दूसरा कंट्री जो है उसका पता नहीं, उसके मुकाबले ये लोग ज़्यादा खुश है, लेकिन दोनों का पर कैपिटा इनकम सेम है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये क्या शो करता है? तो यही शो करता है कि नॉन इनकम फैक्टर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी ऑल्सो अफेक्ट डेवलपमेंट। इस कंट्री में इनकम के अलावा एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी और सिक्योरिटी ये चीज़ अच्छा होगा, इसलिए लोग यहाँ पे हैप्पी है और हेल्दी है, समझे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझिएगा। नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसके लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग फंसे होंगे क्योंकि उनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक होगा। जो नया वाला एनसीईआरटी बुक है 2025-26 सेशन के लिए, यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हुआ है। इसमें लिखा है कि ये जो है वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, उसका डेटा चेंज हुआ है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400, ऐसे कंट्रीज जिनका इनकम इतना या फिर इससे ज़्यादा है उसको हाई इनकम या फिर रिच कंट्री कहते हैं। ये पहला बात याद कर लीजिए। $63,400 से इनकम अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? हाई इनकम कंट्री कहलाएगा, जो ब्लैक अंडरलाइन किए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ऐसे कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम 2400 मतलब $2400 या फिर उससे कम है तो उसको लो इनकम कंट्री बोलेंगे। ये हो गया दूसरा डेफिनेशन, याद हुआ? पहला हो गया हाई इनकम कंट्री, दूसरा हो गया लो इनकम कंट्री। तो इंडिया किस में फॉल करता है? तो इंडिया इन दोनों में से किसी में भी फॉल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का देखिए, इंडिया का जो इनकम है वो कितना है? 10,030, तो ये तो 2400 से ज़्यादा है, ठीक है, और 63,400 से कम है, तो ये इंडिया फॉल करता है लो मिडिल इनकम कंट्री में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 63,400 से अगर ज़्यादा होता तो हाई इनकम कंट्री, तो ऐसे ही हाई इनकम या फिर रिच कंट्री को क्या कहा जाता है? डेवलप कंट्री भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इतना चीज़ जान लिए, अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप सकेंगे आप। पहला है कि लो इनकम कंट्री है पर कैपिटा इनकम अबव $24,000, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो गलत है, क्योंकि ये 24,000 नहीं, कितना था? 2400 था। 2400 या फिर उससे कम हो तो लो इनकम कहलाता है, यहाँ पे अबव लिखा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। इंडिया इज अ हाई इनकम कंट्री, इंडिया क्या हाई इनकम कंट्री नहीं, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री है। इंडिया क्या है? लो मिडिल, ठीक है, पूरा लो भी नहीं है, लो मिडिल है। कंट्री विद पर कैपिटा इनकम बिलो $10,000 आर डेवलप कंट्री, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि डेवलप कंट्री मतलब यही हाई इनकम या फिर रिच कंट्री जिनका इनकम 63,400 से ज़्यादा हो, या तो 10,000 लिखा है, तो ये गलत है। और कंट्री विद पर कैपिटा इनकम अबव 63,400 आर हाई इनकम कंट्री, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, अगर आपके पास पुराना बुक है तो ये डेटा आप याद करके रखिए, ये नया वाला डेटा है। चलिए नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए, रेट द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट व्हिच कंट्री हैज द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये टर्म याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कंट्री में अगर 5 लोग हैं तो कंट्री का जो टोटल इनकम है वो पांचों में लगभग बराबर बटे, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहलाता है, ठीक है। तो बताना है कि इस कंट्री में, यहाँ पे 1 2 3 4 कंट्री है ABCD, और यहाँ पे सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3, 4, 5, 5 सिटीजन है हर एक कंट्री में। बताना है किसमें इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे डी से स्टार्ट करें तो एक का इनकम है 800, एक का इनकम है 4800, 5000, फिर 700, बहुत ज़्यादा गैप है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। वैसा ही केस सी में भी दिख रहा है, यहाँ पे कहा 550, यहाँ पे 10,500, गैप बहुत ज़्यादा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। बी में भी नहीं हुआ, गैप बहुत ज़्यादा है। और अगर ए का देखा जाए तो लगभग सब आसपास है, तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। 12, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, एक कंट्री में 4 फैमिली है, ठीक है। एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज 5,000, पर कैपिटा इनकम आपको दे दिया है निकाल के, एवरेज भी बोला है, पर कैपिटा इनकम भी बोला है। अभी हमने देखा था पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, वो 5,000 रुपये है। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिली इतना, इतना और इतना है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इनकम ऑफ 4th फैमिली, 4th फैमिली का इनकम हमें चाहिए, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं अपने तरीके से पर कैपिटा इनकम कितना होगा। तो अभी हमने देखा था पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अगर हम ऐड करें तो एक का है 4,000, प्लस दूसरे फैमिली का है 7,000, प्लस तीसरे फैमिली का है 3,000, और चौथे फैमिली का हमने एक्स मान लिया, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल फैमिली कितना है, यहाँ पे 4 फैमिली है, और क्वेश्चन में इसी का वैल्यू निकाल के दे दिया है कि पर कैपिटा इनकम कितना है 5,000, तो ये इक्वल टू होना चाहिए 5,000 के। बस यहाँ से एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 10 और 4 14,000 प्लस एक्स इक्वल टू उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 5 20,000, तो एक्स आ गया 20,000 में से 14,000 गया तो 6,000, तो 6,000 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये 4th फैमिली का इनकम है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल्स पर कैपिटा इनकम के ऊपर, याद रखिएगा। नंबर 13, मैथ्स करना है ये सब टर्म का डेफिनेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का दम है, उम्मीद करते हैं आपने इसको कर लिया होगा, कॉमन सेंस लगाए तो हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैदा होने के 1 साल के अंदर मर गए, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। लिटरेसी रेट 7 या फिर 7 साल से ज़्यादा ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ लिख पाते हैं, उसको बोला जाता है लिटरेसी रेट, तो बी का 2, ए का 3 और बी का 2, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और सी जो है नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 15 से लेकर 17 साल से ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अटेंड करने, उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्वेश्चन का आंसर करना इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कि आपको इसका तीनों का डेफिनेशन अच्छे से मालूम हो।
एग्जाम में जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो निकालने के लिए हम किस एज ग्रुप के बच्चे को चुनते हैं। तो ये 15 से 17 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट निकालने के लिए कौन सा एज ग्रुप कंसीडर होता है, तो 7 और उससे ज़्यादा साल के लोग, ठीक है, ये चुनते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कौन सा एज ग्रुप पे कम होता है, तो 1 साल से कम वाला, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो ये तीनों का डेफिनेशन अच्छे से रट लीजिए समझ के। चलिए नेक्स्ट। तो और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी देखने को मिलेगा। तो चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए 14 ट्राई कीजिए। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला, बिहार। तीनों में से कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन अचीव किया है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। बात यहाँ पे हो रहा है एजुकेशन से। तो सबसे पहले तो ढूंढिए एजुकेशन का इंडिकेटर कौन सा है। ये है पर कैपिटा इनकम, मतलब ये वाला कॉलम तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये इनकम बता रहा है, ये कॉलम को देखना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम अभी के लिए कर देते हैं क्रॉस। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हेल्थ बताता है, तो हेल्थ सेक्टर में अभी हम फोकस ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारा फोकस है एजुकेशन सेक्टर पे। लिटरेसी रेट, हाँ, ये देखना पड़ेगा हमें। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी देखना पड़ेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो क्लास 1 से लेकर जो क्लास 8 तक का एजुकेशन हो गया, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन होता है। तो बताना है कौन सा स्टेट का एजुकेशन अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तीनों में हाईएस्ट नंबर इसका है, मतलब केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और इन तीनों में भी देखें तो लिटरेसी रेट केरला का, सॉरी, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे भी ज़्यादा है केरला में, तो केरला में ही एलिमेंट्री एजुकेशन काफी मैक्सिमम होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं। इस टाइप का टेबल आ गया डेटा वाला क्वेश्चन, तो इस तरीके से प्रोसीड करना है, बहुत ज़्यादा डेटा देके घबराना नहीं है। चलिए 15 ट्राई कीजिए। वाई इज केरला ऑफन कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन हरियाणा इवन दो इट्स पर कैपिटा इनकम इज लोअर। ये क्वेश्चन इसी डेटा के ऊपर बेस्ड है कि आप देखेंगे कि केरला का, अगर हम इसको इरेज कर दें, यहाँ पे केरला का पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से, लेकिन तभी भी केरला को ज़्यादा डेवलप माना जाता है। तो क्यों, क्योंकि केरला हेल्थ के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत कम बच्चे मरते हैं हरियाणा के मुकाबले। एजुकेशन में भी केरला काफ़ी आगे है हरियाणा से। तो इनकम के अलावा बाकी सब इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है केरला का। तो वही हो जाएगा आंसर इसका कि बिकॉज इट परफॉर्म्स बेटर इन इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसलिए ये ज़्यादा डेवलप माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको याद भी रखिएगा, ये लंबे क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। नंबर 16, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ डेटा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। समझ गए, गर्ल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख रहा है मेल और फीमेल, मतलब ये मेल वाला कॉलम तो हमें देखना ही नहीं है, इसको हम कर देते हैं अभी के लिए क्रॉस, ठीक है, इसको देखना ही नहीं है। फीमेल को देखना है, और वो भी स्कूल अटेंड करने वाले। इधर बताया गया है लिटरेसी रेट, इधर बताया है लिटरेसी रेट, और इधर बताया है अटेंडिंग स्कूल। हाँ, स्कूल अटेंडिंग वाला यही डेटा है, इस पर हमें फोकस करना है। ये देखना ही नहीं है और ये भी देखना ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो मतलब सिर्फ हमें क्या देखना है, ये चीज़ और ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ऐसे कितने फीमेल है जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कितने स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो 100 में से अगर 82% अटेंड कर रहे हैं, तो कितने अटेंड नहीं कर रहे हैं, बचे हुए 18% अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। 70, व्हाट इज मींट बाय द स्टेटमेंट इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। वही कॉन्सेप्ट बार घूम के आ रहा है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम देखना काफी नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकम के अलावा और क्या क्या है, नॉन इनकम फैक्टर, जैसे कि हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है फॉर वेलबींग, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। Why is it better to provide certain goods and services collectively rather than individually? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन असर्शन रीजन में आने का हाई चांस है। बोला गया है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम मिलकर कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू अकेले कंज्यूम करना। जैसे कि एजुकेशन हो गया, अगर कोई कितना भी पैसा वाला हो, क्या वो अकेले के लिए खुद के लिए स्कूल थोड़ी बनवाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपको रास्ते पर चलना है तो उस रास्ते पर सब कोई चल सकता है, आपके लिए इंडिविजुअल रास्ता बनाना कोई जरूरी नहीं है। तो कलेक्टिवली कंज्यूम करना कई बार एफिशिएंट भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है जब वो सब कोई इस्तेमाल करे तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट नंबर 19। चलिए आ गया खतरनाक क्वेश्चन एक। विजय इज अंडर नरिश्ड एज हिज वेट इज 45 kg एंड हिज हाइट इज 1.78 मीटर्स। फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बीएमआई निकालना है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि अरे बीएमआई निकालना तो इजी है, फॉर्मुला तो हमें याद है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब आप इसको करने जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। बीएमआई का फॉर्मुला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, बीएमआई इक्वल टू होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, और हाइट होना चाहिए मीटर में। तो वेट तो केजी में ही दिया हुआ है, अच्छा बात है, और हाइट 1.78 मीटर्स में ही दिया हुआ है, तो अच्छा बात है। तो ये ऊपर हो गया 45 और नीचे है हाइट, मतलब 1.78 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना थोड़ा मेहनत वाला काम है, क्योंकि 1.78 का स्क्वायर करना, 1.78 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लंबा मल्टीप्लिकेशन जाएगा। उसके बाद जो भी बड़ा सा नंबर आएगा उससे फिर 45 को डिवाइड भी करना है, तो थोड़ा मेहनत है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखिए। थोड़ा अप्रॉक्स लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाई ये 1.78 का जगह पे अगर हम 1.8 ले लें, 1.80 यानी 1.8, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स। ध्यान देने वाला बात ये होगा कि यहाँ पे कम था, हमने ज़्यादा ले लिया, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, तो कम आएगा, क्योंकि हम जाने से डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए पहले डिवाइड करते हैं, फिर अभी वापस आएंगे इस बात पे। तो 45 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 1.8, इसको सॉल्व करना है। 45, ये दोनों पॉइंट हटा के ऊपर में 2 जीरो लेते हैं और नीचे में है, और ऐसे कर लेते हैं 45 इंटू 100 कर लेते हैं, और नीचे में 18 इंटू 18 है। 9 5 जा और 9 2 जा 18,
फिर 250 जा, ये कट गया, फिर 225 जा और 29 जा। सही कट रहा है कि नहीं? तो ऊपर एक बार दोबारा काटिए ताकि डाउट कोई किसी टाइप का ना रहे। 445 इंटू 100 और नीचे है 18 इंटू 18। सबसे पहले 19 का टेबल से काटते हैं, सॉरी 9 का टेबल से, 9 5 जा 45, 9 2 जा 80। ये 2 से इस 100 को काट देते हैं, 250 जा, ठीक है। फिर 2 का टेबल से 225 जा और 29 जा, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो 125/9 इतना आ रहा है। अब डिवाइड कीजिए इसको, तो 9 1 जा 9, 3 5, 9 4 जा 36 होता है, 9 5 जा 9 3 जा 27 लेना पड़ेगा हमें। कितना आएगा ये? 3 और 5 8। अब यहाँ पे पॉइंट बैठा के 0 लेंगे, फिर 9 8 जा 72, फिर 8 अभी चलता ही जाएगा, तो 13.88 आ रहा है हमारा आंसर। अब बताइए कौन सा आंसर होने वाला है? तो अब लॉजिक लगाइए वो वाला कि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा दिए थे कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा ले लिए थे आप। इसको आप ऐसे सोचिए कि 6 को डिवाइड करना था 2 से, आपका 6 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो आपका आंसर आ रहा है 2, लेकिन आंसर आना चाहिए था 3। तो आपका आंसर हमेशा कम आता है। जब नीचे में आप बढ़ा देते हैं तो आंसर कम आता है, आंसर होना चाहिए ज़्यादा। हमने भी नीचे में पढ़ाया था, तो हमारा आंसर जो आया है वो एक्चुअल आंसर से कम है, हमारा आंसर इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो ऑप्शन है 13.5, ये तो आंसर होगा नहीं, 13.88 से ज़्यादा होने वाला है हमारा आंसर, तो इससे इमीडिएट पड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। समझे? ये लॉजिक थोड़ा सा लगा रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, और ये BMI का फॉर्मूला याद रखिएगा जिनको याद नहीं है तो। नंबर 20, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। 3 टर्म है, डेफिनेशन से मैच करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो ये 3 इंडिकेटर को मेजर करता है, मतलब 3 इंडिकेटर को लेके ये डिटरमाइन होता है इसका वैल्यू, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। तो ए का हो जाएगा 3। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो ऑन एन एवरेज वो कितने साल तक जिएगा एक्सपेक्टेड, तो उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 और ए का 3 ये रहा, और सी का 2, सी जो बच गया 2। पर कैपिटा इनकम बता ही दिया, कैलकुलेटेड इन डॉलर्स टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस अमंग कंट्रीज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 21, रीड द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से एक बड़ा सा डेटा मिल रहा है, तो पहले डेटा पे दिमाग नहीं लगाना है, पहले पढ़ लेना है क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट मोस्ट प्रोबेबली हैज अ वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट लेस एवरेज एजुकेशन देन इंडिया। ठीक है, आराम से इसको करते हैं। आप हमें बताना है इंडिया से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा हो और एजुकेशन लेवल लोअर हो। ठीक है, तो ये ग्रॉस नेशनल इनकम, ये डेटा तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पूछा ही नहीं है। हमें हेल्थ वाला देखना है और एजुकेशन वाला देखना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हेल्थ हो गया और ये एजुकेशन का इंडिकेटर हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ये रैंक अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आएंगे बाद में इसके ऊपर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो इंडिया से देखिए किसका हेल्थ केयर अच्छा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया का इतना है, इससे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो आप बोलेंगे इससे ज़्यादा वैल्यू इसका है, श्रीलंका का 67.7 से ज़्यादा इसका भी है और इसका भी है। तो ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनका इंडिया से हेल्थ ज़्यादा अच्छा है। फिर देखना है एजुकेशन किसका कम है इंडिया से। इंडिया का एजुकेशन है इतना, तो 6.5 से कम किसका एजुकेशन है, इसका भी है और इसका भी। ठीक है, अब मैच कीजिए कि दोनों कंडीशन किसने फुलफिल किया, तो ये रहा, ये नेपाल जो कंट्री है इसका इंडिया से हेल्थ अच्छा है और एजुकेशन कम है इंडिया से, तो नेपाल हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। समझे कि नहीं? इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो ये तो हो गया आंसर। इसके बारे में कुछ बताने वाले थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज जो है इसमें से कौन इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है देख लीजिए, इंडिया से ऊपर रैंक किसका है, तो 78। श्रीलंका इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, याद रखिएगा श्रीलंका। ठीक है, जिसका रैंक मतलब ज़्यादा होगा उसका वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। रैंक ज़्यादा मतलब वो लिस्ट में ऊपर होगा। ये 78 नंबर पे आता है, इंडिया देखिए काफी नीचे 134 नंबर पे आता है, तो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है श्रीलंका। समझे? नंबर 22 ट्राई कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस ओवर यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज, ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूसेज हो रहा है, मतलब जरूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। इसको कम करेंगे ऐसे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ वाटर। वाटर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। 23, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द यूएनडीपीज मेथड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक्स मेथड। देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को मेजर करता है, एक है यूएनडीपी और एक है वर्ल्ड बैंक। दोनों अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट को मापते हैं, मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, ये कंट्री कम डेवलप्ड है, तो दोनों क्या क्या चीज़ देख के ये चीज़ बोलते हैं वो बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर सही दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यूएनडीपी जो है वो रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, मतलब एजुकेशन देखता है, प्लस हेल्थ केयर देखता है और प्लस इनकम भी देखता है। ठीक है, यहाँ पे एनरोलमेंट लिखा है, ये भी तो हेल्थ का, सॉरी एजुकेशन का ही इंडिकेटर हो गया, लेकिन इनकम भी देखता है। तो ये 3 चीज़ मेनली फोकस रहता है यूएनडीपी का। और जहाँ तक वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, क्लासीफाई कंट्री बाई इनकम लेवल, वो सिर्फ इनकम देख के ही डिटरमाइन करता है कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। वही जो हमने ऊपर देखा था कि $63,400 से अगर किसी कंट्री का ज़्यादा इनकम है एक साल के अंदर पर कैपिटा इनकम, तो वो हाई इनकम कंट्री या फिर रिच कंट्री आई है, डेवलप कंट्री, तो ये सिर्फ इनकम देखती है। ठीक है, जबकि यूएनडीपी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर निकालता है, ये तीनों चीज़ देखते हैं और इसी के बेसिस पे वो लोग क्या निकालते हैं कि HDI रैंक निकालते हैं। ठीक है, चलिए इस टेबल में भी आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ें, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, 3 चीज़ देख के HDI निकलता है। तो यूएनडीपी ये 3 फैक्टर देखते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यूज इज करेक्ट। सबसे पहला बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, और रिसोर्स यूज, इन दोनों के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है।
तो देखिए पहला ऑप्शन वाइज जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर कैन नेवर बी ओवर यूज्ड बिकॉज दे आर नेचुरली रेप्लिनिश्ड। बताइए सही कि गलत। सबसे पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, अगर छोड़ देंगे इसको तो खत्म नहीं होगा। ग्राउंड वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहला बात तो ये याद रखिए। कैन नेवर बी ओवर यूज्ड, ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जा रहा है, इसकी ये ओवर यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये रिप्लेनिश हो रहा है, अगर हम उससे ज़्यादा अगर इसको इस्तेमाल करने लग जाए तो ये ओवर यूज हो जाएगा और इसका शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि क्रूड ऑयल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, तो ये भी बात याद रखिएगा, अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हैव अ फिक्स्ड स्टॉक, हाँ इसका स्टॉक फिक्स्ड है, एंड विल इवेंचुअली बी एग्जॉस्टेड, और ये खत्म हो जाएगा अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा करेक्ट। बस इतना ही क्वेश्चन था, टोटल हमने अटेम्प्ट कर लिया 24 क्वेश्चंस। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस 24 में से कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया और कितना गलत। जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे मतलब उतना ही ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिला है, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी गलती कर रहे हैं उसको एक कॉपी में लिख कर रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ जो है आपने सीखा इस वीडियो से, समझे कि नहीं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए कि कौन सा हमारा पड़ोसी कंट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, बताइएगा। इसका आंसर हम इस वीडियो में बता ही चुके हैं, देखते हैं आपका अटेंशन कितना था। कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। तो आपको कमेंट करना है दो चीज़, पहला तो आपने कितना स्कोर किया, और दूसरा कि ये होमवर्क का आंसर, ठीक है। चलिए, और इससे पहले बाकी चैप्टर्स पे भी आ चुका है वीडियो, साइंस का बहुत सारे चैप्टर हम टच कर दिए हैं, और हिस्ट्री जोग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखिएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये सब भी, पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ बचा नहीं जिसको छुआ नहीं गया है, सब चीज़ को टच करके पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया गया है इन एमसीक्यूज के हेल्प से, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर यूजफुल रहा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।